प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 के 5 सवाल कर लिए थे। 5 सवालों को जो इबारत वाले सवाल थे वो किए थे अपनों ने। आज अपन उसी की प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 6 में दिया है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड है। कैसा है? आयताकार। अब आयत की बात आ रही है तो हम जानते हैं आयत में दो ही चीज़ होती है, एक तो होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। एक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक आयताकार प्लाट है जो क्या बनाने के लिए सुरक्षित है? विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, तो मैंने कहा ना दो ही चीज़ होती है, लंबाई और चौड़ाई। और जब भी अनुपात देते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? मानते हैं। इसलिए मैंने क्या करा? माना भूखंड की लंबाई को क्या मान लिया? 11:1, क्योंकि अनुपात दिया था 11:4, इसलिए मैंने लंबाई को तो माना 11x और चौड़ाई को माना क्या? 4x। लंबाई को माना 11x, चौड़ाई को माना 4x। अनुपात चेंज करके दे देता 7:6, तो लंबाई मानते 7x, चौड़ाई मानते 6x। ये तो मानने वाली बात आ गई कि माना भूखंड की लंबाई क्या थी? 11x और चौड़ाई क्या थी? 4x। आगे उसने हमसे सवाल में कहा है कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ लगानी है। अब ध्यान रखना, जो परिमाप होता है या जो आयत होता है उसके जो बीच में चीज़ होती है वो तो होता है क्षेत्रफल, और साइडों में जो रहता है वो होता है परिमाप। अब बात आ रही है बाड़ लगाने की, तो बाड़ का लगती है? बाड़ मतलब तार। अगर हम खेत में तार लगाते हैं तो बाहर बाहर लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है तो अंदर फैला देते हैं, उसमें नहीं फैलाते हैं। तो हम जो तार लगाएंगे, जो बाड़ लगाए हैं वो क्या लगाएंगे? परिमाप पे। क्या लगाएंगे? परिमाप पे। तो इसलिए मैंने क्या निकाला? भूखंड का परिमाप। अब भूखंड कैसा है? आयताकार, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई की जगह लंबाई रख दिया, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख दिया। 2 इंटू इन दोनों को जोड़ा कितना है? 15, 15 दूना 30x। अपने पास कितना आ गया? ये 30x मीटर। ये आ गया भूखंड का परिमाप। परिमाप ही क्यों निकाला मैंने? क्योंकि उसने क्या कहा? बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगानी है तो बाड़ का लगाएंगे परिमाप पे। वो कहता है स्कूल बनाना है तो स्कूल का बनेगा क्षेत्रफल पे। बीच में जो रहेगा वो क्षेत्रफल, साइडों में जो रहेगा वो क्या रहेगा? परिमाप। तो उसने कहा कि इस भूखंड की बाढ़ कराने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 का खर्चा आता है। कितने का खर्चा आता है? 75,000 रुपये का खर्चा आता है अगर 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो देखो 100 रुपये में जो बाढ़ लग रही है वो लग रही है 1 मीटर पर, क्योंकि उसने कहा 100 रुपये प्रति मीटर। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर अगर आप बाढ़ लगा रहे हो तो आपको 100 रुपये देने हैं। तो 100 रुपये में बाढ़ लगती है कितने मीटर पर? 1 मीटर पर। इसलिए 1 रुपये में बाढ़ लगेगी 1/100 मीटर पर। और इसलिए 75,000 रुपये उसने कहा कि कुल कितने रुपए लगे? 75,000 रुपये लगे उस स्कूल की बाउंड्री कराने में या बाढ़ लगवाने में। तो 75,000 रुपये में बाढ़ लगेगी 1/100 इंटू 75,000, 20 से 20, 750 मीटर। मतलब उस भूखंड का जो परिमाप है, उस भूखंड का परिमाप कितना है हमारे पास? 750 मीटर। कितना है? 750 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि 75,000 रुपये का खर्चा आया था। तो 75,000 रुपये खर्च करने के लिए हमें कितनी जगह चाहिए? 750 मीटर। मतलब ये जो 750 मीटर आया ये क्या है? भूखंड का परिमाप। तो प्रश्नानुसार भूखंड का परिमाप कितना आया? 750। और हमारे अनुसार क्या है? 30x निकाला अपनों ने। तो 30x बराबर 750, x बराबर कितना आ गया? 25। यहाँ से आ गया x का मान 25, x का मान 25 आ गया। हमने ज्ञात कर लिया भूखंड का परिमाप बराबर 30x। तो 30 इंटू 25 बराबर 7,500 मीटर। ये तो आया उसका परिमाप, ये तो क्या गया? उसका परिमाप। अब भूखंड की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई बराबर 11x, तो 11 इंटू 25 बराबर 275। चौड़ाई बराबर 4x, 4 इंटू 25 बराबर 100 मीटर। तो उसने कहा था भूखंड का माप ज्ञात कीजिए, तो हमने लंबाई भी ज्ञात कर ली, चौड़ाई भी ज्ञात कर ली। ये नहीं पूछा था तो ये भी हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर है? ये था अपना सवाल नंबर 5। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा अपन को, तभी अपन को समझ में आएगा कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए, स्कूल ड्रेस बनाने के लिए, ठीक है ना, स्कूल ड्रेस बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव, अगर वो कमीज का कपड़ा खरीदता है मतलब शर्ट का कपड़ा खरीदता है, तो शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो 50 रुपये प्रति मीटर। मतलब 1 मीटर के उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 रुपये। अगर वो कमीज का कपड़ा खरीदता है तो उसे 1 मीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 रुपये।
दूसरी बात आती है, फिर आगे उसने कहा है कि यदि वह पतलून का कपड़ा खरीदता है, पतलून मतलब पैंट का कपड़ा खरीदता है, तो उसे 90 रुपये देने हैं। 1 मीटर के कितने रुपए देने हैं? 90 रुपये। 1 मीटर के उसको 90 रुपये देने हैं। अब उसने क्या कहा, यहाँ समझना है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कि अगर पतलून का कपड़ा कितना खरीदता है? 2 मीटर, तो कमीज का कपड़ा कितना खरीदता है? 3 मीटर। ये उसे खरीदना ही पड़ेगा। अगर उसे पतलून लेनी है, पेंट बनानी है, तो पेंट के लिए तो उसे 2 और कपड़े के लिए उसे कमीज के लिए 3। तो अनुपात क्या हो गया इनका? 2:3। क्या हो गया? पतलून और कमीज के कपड़े का अनुपात क्या हो गया? 2:3। तो मैंने हसन द्वारा खरीदे गए पतलून तथा कमीज के कपड़े का अनुपात क्या हो गया? 2:3। क्योंकि उसने कहा है कि 2 मीटर पतलून के कपड़े के लिए 3 मीटर कमीज का कपड़ा खरीदना पड़ेगा। उसे एक जोड़ी ड्रेस बनानी है, तो एक जोड़ी ड्रेस बनानी है उसे, तो 2 मीटर तो पतलून का कपड़ा चाहिएगा और 3 मीटर कमीज का कपड़ा चाहिएगा, तब जाके उसकी एक ड्रेस कंप्लीट होगी। क्लियर? तो अनुपात दे दिया, और जब भी अनुपात देते हैं हम उसको मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, माना पतलून के लिए कपड़ा, पतलून का अनुपात था 2, पतलून का अनुपात क्या था? 2। पतलून के लिए कपड़ा खरीदा कितना? 2x मीटर। कितना खरीदा? 2x मीटर कपड़ा उसने खरीदा पतलून के लिए। और कमीज के लिए कपड़ा खरीदा कितना? 3x मीटर। क्लियर? के कुल कपड़ा कितना खरीदा? 2x मीटर। तो किसके लिए खरीद लिया? पतलून के लिए। और कमीज के लिए कपड़ा खरीद लिया कितना? 3x मीटर। अब खरीद लिया। ठीक है, तो देखो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि पतलून के कपड़े का भाव जो था वो क्या था? 90 रुपये। कि अगर 1 मीटर कपड़ा खरीदोगे तो कितने रुपए लगेंगे? 90 रुपये। और उसने कितना खरीदा? 2x मीटर। तो देखो पतलून के कपड़े का खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। तो पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य बराबर 2x कपड़ा था और 1 मीटर का भाव था 90, तो 2x × 90 मतलब कितने रुपए खरीदा उसने? 180x रुपये। ये में क्या खरीदा उसने? पतलून के कपड़े खरीद लिया, पतलून का कपड़ा। और फिर इसी तरह से कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, कमीज का कपड़ा भी खरीदा। अब कमीज का कपड़ा कितना खरीदा था? 3x रुपये, और भाव क्या था? 50 रुपये। ठीक है, तो 3x × 50 बराबर 150x रुपये। ठीक है, ये था 2x और 1 का था 90। 2x × 90 बराबर 180x में तो उसने किसका खरीदा? पतलून का। और 150x में उसने किसका खरीदा? कमीज का। क्लियर? ये तो उसने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद आगे चलते हैं, उसने क्या किया कि यदि वह इस कपड़े को 12% और 10% लाभ पे बेचता है, 12% और 10% लाभ पे बेचता है। अगर पतलून का कपड़ा बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, और कमीज का कपड़ा बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि लाभ और हानि दो चीज़ होती है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि प्रतिशत जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पतलून के कपड़े की। तो पतलून के कपड़े पर लाभ, पतलून के कपड़े पर लाभ, तो पतलून का क्रय मूल्य था 180। 180 का कितना? 10%। 180 का 10%। 180 × 10/100% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो जो 1 0 से 1 0 कट गए, 1 0 से 1 0 क्या है? 18x रुपये उसे लाभ हो रहे हैं, मतलब 18x रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो खरीदा तो उसने कितने में? 180 में। और ज़्यादा में बेचेगा तो 180 + 18, ज़्यादा में बेचेगा तो 199 रुपये में वो उसको बेच देगा। मतलब विक्रय मूल्य। खरीदा तो इतने में और बेचा इतने में, हो गया ना लाभ। ये खरीदा था और ये बेचा था। जैसे 100 रुपये में चीज़ खरीदी और 150 रुपये में बेची, लाभ हुआ। ठीक है, और लाभ और हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो पतलून के कपड़े पर लाभ हो गया था कितना? 18x। तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य आ गया 199x रुपये। इसी तरह से कमीज के कपड़े पर लाभ, तो कमीज के कपड़े पर लाभ क्या था? 150 का 12%, क्योंकि क्रय मूल्य था 150। तो 150 का 12%, 150 का की जगह इंटू प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। 1 0 से 1 0, 3 से काटे 3 5 15, 5 3 15, 5 2 10, 2 से इसके बाद 6 बार 6 3 18x। तो इस पर भी कितना लाभ हुआ? 18x। तो कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य भी क्या आ गया? 168x। ये तो आ गया पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, ये आ गया कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। अब उसने आगे हमसे कहा है कि उसे कुल लाभ बेचकर जो प्राप्त होता है वो कितना होता है? 36,660 रुपये उसे प्राप्त होते हैं। तो देखो प्रश्नानुसार 198, क्योंकि ये तो इसका विक्रय मूल्य था,
और ये इसका विक्रय मूल्य था। इन दोनों में कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर 36,660। दोनों को जोड़ा 360 x बराबर ये, x बराबर ये इसके बटे में चला गया, x बराबर है 110.16। 110.16 लगभग कितना है हमारे पास, लगभग आया है हमारे पास कितना, 110.16 नहीं, लगभग आएगा हमारे पास 100.16। लगभग कितना आएगा, 100.16 ये आएगा। तो लगभग कितना 100 मान लेंगे, 0.16 को हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि कपड़ा कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। होगा क्लियर। अब पतलून के लिए कपड़ा खरीदा था, कितना खरीदा था पतलून के लिए कपड़ा, 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह x का मान रख दिया कितना 100, तो 200 मीटर। और कमीज के लिए कपड़ा खरीदा था 3x, तो 3 इंटू 100 बराबर 300 मीटर। ये था आपके पास सवाल नंबर 7। अच्छा सवाल है, घुमा फिरा के सब पूछ लिया इसमें, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब पूछ लिया इसमें, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 8 की तरफ। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है हमारे पास वो दिया हुआ है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है, 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। हमें ज्ञात करनी है हिरणों की संख्या, तो जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसको मान लेते हैं। तो माना झुंड में हिरणों की संख्या को क्या मान लिया हमने, x, के झुंड में जो हिरण है वो कितने हैं, x। अब उसने प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा है कि मैदान में चल रहे हैं कितने हिरण, आधे हिरण, तो कुल हिरण थे x, तो x के आधे, आधे मतलब x/2, तो मैदान में चढ़ने वाले हिरणों की संख्या क्या की, x/2, x का क्या कर दिया हमने आधा। जैसे वो कह देता कि हिरणों की संख्या 100 थी, तो 100 के आधे, आधे मतलब कितने चल रहे थे 50, तो आपने 100 में 2 का भाग दिया। उसी तरह से यहाँ पर हिरणों की संख्या थी x, तो आधे हिरण चल रहे हैं तो x/2। फिर उसने आगे हमसे सवाल में कहा है कि शेष, अब जैसे x थे, x में से आधे, अब कितने और बचे, आधे बचे। जैसे x है, x में से x/2 गया, तो क्या बचा आपके पास x/2। तो शेष का 3/4, तो शेष हिरण थे x/2, शेष हिरण क्या थे x/2, शेष हिरण क्या 3/4 मतलब 3/4, शेष हिरण का 3/4, ठीक है। तो शेष का 3/4 क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल रहा है, ठीक है। तो x/2 इंटू 3/4, तो 3x/8 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। बचे कितने, 9 हिरण। तालाब में पानी पीने वाले हिरण कितने, 9 हिरण। क्लियर। उसने कहा आधे चल रहे हैं तो आधे कर दिए। उसने कहा जो बचे उसका 3/4, तो जो बचे उसका 3/4 क्या हुआ, 3x/8। और तालाब में पानी पीने वाले हिरण कितने हैं, 9। अब ये जो हिरण है ये सब आए कहाँ से, आए इस x में से ही आए। तो प्रश्नानुसार इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, x के। x/2 जो कहाँ थे, चल रहे थे, 3x/8 जो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और 9 जो पानी पी रहे थे बराबर x। क्लियर। तो इधर अपनों ने इन सब का लिए अलग उत्तम तो आ गया 8, 2 x ऐसा कैसे इंटू 2 चौक 8 प्लस 3x ऐसा कैसे 8 एकम 8 प्लस 9 ऐसे कैसे 1/8, ठीक है, बराबर x। 4x 3x का गुणा x से 3x प्लस 9 72/8/x/1। 4x और 3x कितना हो गए, 7x प्लस 72/8 बराबर x/1। अब कर देंगे वज्र गुणा, इसका गुणा x से करेंगे तो ये क्या आ गया, और 8x। यहाँ आ गया हमारे पास 7x प्लस 72 बराबर 8x। ये है चर, ये है अचर, दोनों के बीच में है प्लस, इसलिए कर देंगे पक्षांतरण। 72 तो ऐसे के ऐसे 7x उधर गए, क्या क्योंकि माइनस के 72 बराबर x। मतलब जो कुल हिरण थे, झुंड में हिरणों की संख्या कितनी आ गई, 72। क्लियर। ये था अपना सवाल नंबर 8। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में उसने हमसे कहा है कि दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु की, पोत्री की आयु की, तो हम किसको मानेंगे, माना पोत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष। क्या मान ली, x वर्ष। तो उसने क्या कहा, उसके दादाजी की आयु उसकी 10 गुनी है। कितनी है, 10 गुनी। तो इसकी x थी तो दादाजी की क्या होगी, इसकी 10 गुनी मतलब 10x। क्लियर। ये तो पहली बात। दूसरी बात, उसने प्रश्नानुसार कहा है कि उसके दादाजी की आयु, तो उसके दादाजी और ये कौन है, पोत्री है।
तो इसके जो दादाजी की आयु है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है, मतलब दादाजी की 54 ज़्यादा है। तो मुझे दोनों को बराबर करना है, तो मैं 54 किसको दूँ? इसको दूँ या इसको दूँ? अगर इसको दूँगा तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं 54 किसको दे रहा हूँ? इसको। तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? 54। तो दोनों क्या हो गए? बराबर। क्लियर? ये है चर, अचर, दोनों के बीच में प्लस, इसलिए कर देंगे पक्षांतरण। तो 54 तो ऐसे कैसे एक्स को उधर लेगा, क्या हो गया? माइनस का 54 बराबर 9x, 9 का चल जाएंगे बटे में, x बराबर कितना आ गया? 6। मतलब पौत्री की वर्तमान आयु x बराबर कितनी? 6 वर्ष, और दादाजी की वर्तमान आयु 10x, तो 10 × 6 बराबर 60 वर्ष। ये था अपना सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। अब आपके पास आखिरी सवाल बचता है इसका, सवाल नंबर 10, तो उसकी तरफ चलते हैं अपन। तो चलते अपन आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल उसने कहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, हमने माना अमन के पुत्र की आयु क्या मान ली? x वर्ष। क्या मान ली? x वर्ष। क्लियर? क्योंकि उसने कहा अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो पीछे कौन आ रहा? पुत्र आ रहा है, तो हमने माना अमन के पुत्र की आयु क्या मान ली? x। तो अमन की आयु इसकी 3 गुनी है, तो 3 गुनी मतलब 3x। क्लियर? अब उसने कहा 10 वर्ष पहले, तो मैंने आपको बताया था कि पहले आए तो घटाना है और बाद में आए तो जोड़ना है। तो उसने कहा 10 वर्ष पहले, तो मैंने लिख दिया 10 वर्ष पहले अमन की आयु पहले थी 3x, तो 10 वर्ष पहले क्या होगी? 10 घटा दिए। जैसे आप आज 40 साल के हो, तो 10 वर्ष पहले कितने साल के थे? 30 साल के। आज आप 15 साल के हो, तो 10 वर्ष पहले कितने साल के थे? 5 साल के, घटा दिया आपने। तो उसी तरह से अमन की आयु 3x - 10 और उसके पुत्र की आयु x - 10। अब उसने क्या कहा प्रश्नानुसार कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले जो ये अमन की आयु थी, ये अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब ये ज़्यादा था, तो हम किसको 5 गुना करेंगे? इसको। तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसमें मैंने 5 का गुणा कर दिया, फिर 5 का गुणा x से करा, 5 × x - 5 का गुणा 10 से करा, बराबर 3x - 10। ऐसे कैसे 5 का गुणा x से करा 5x, 5 × 50 बराबर 3x - 10। क्या करने पर? पक्षांतरण, क्योंकि ये चर है अचर है। 5x से कैसे उधर से 3x इधर आए, माइनस के हो गए, -10 से कैसे माइनस के 50 उधर गए, प्लस के 50 हो गए। 5 में से 3 गई, 2x बराबर 40, x बराबर ये 2 का चल जाएंगे बटे में, x बराबर आ गया 20। तो अमन के पुत्र की जो वर्तमान आयु थी वो थी x बराबर 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु जो थी वो थी 3x बराबर 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। तो ये थी अपने पास प्रश्नावली 2.4। हमेशा इबारत वाले सवालों को करने से पहले उनको 2 बार पढ़ें, समझें और फिर करें, ठीक है? तभी ये हमारे समझ में आएंगे। तो इन सवालों को करके देखिए, फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।